हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए 10th क्लास के केमिस्ट्री बुक का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज हम केमिस्ट्री के इस चैप्टर के अंदर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिनके बिहार बोर्ड में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया मतलब कि लोहे के ऊपर जो हम जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैल्वेनीकरण। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शंस है श्वेत, पीला, हरा या काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। श्वेत का मतलब सफेद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो ऑप्शंस हैं CO2, N2, H2 और SO2। तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र लिखते हैं, इसकी अभिक्रिया लिखते हैं। तो अभिक्रिया क्या होता है? जिंक मतलब Zn, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Zn जो है वो Cl के साथ चला जाता है, मतलब यहाँ बन जाएगा ZnCl, और बाद में जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन का मतलब होता है जलना, और जलने जब भी कोई पदार्थ जलता है तो जलने के बाद वो ऊष्मा देता है या ऊर्जा देता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जल का उबलना जो है उससे किसी भी तरह का ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। मोम का पिघलना, इससे भी किसी तरह की ऊर्जा और ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगी। पेट्रोल का जलना, तो ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि जब पेट्रोल जलता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो दोस्तों यहाँ समझिए कि साग सब्जी जो है उसका विघटित होकर, विघटित का मतलब होता है सड़ गल कर कंपोस्ट बनना, यानी कि खाद बनना, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो अगर हम साग सब्जियों या घर के जो कचरे होते हैं, फल फ्रूट्स के छिलके वगैरह, उनको अगर हम किसी गड्ढे में कई दिनों के लिए बंद कर देते हैं और उसको अगर खोलेंगे कई दिनों बाद, तो वो सड़ गल कर क्या बन जाता है? कंपोस्ट बन जाता है, यानी कि खाद बन जाता है। लेकिन अगर उस पदार्थ को आप छूइएगा तो उसमें से आपको उसमें गर्माहट महसूस होती है, यानी कि उसमें से हीट जो है वो ऊष्मा निकलती है, और जहाँ से भी ऊष्मा निकलती है उसको हम कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो हमारे ऑप्शन है O2, NO2, NO2 और N2, और डी नंबर ऑप्शन है NO2 और O2। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है। हमारे ऑप्शंस हैं Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O और Na2CO3 2H2O। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O, और ये जो है वो है धोने का सोडा।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन का मतलब होता है जब अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है वो टूटता है तो उसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ टूट रहा है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ऑप्शन है जिसमें है NaOH प्लस HCl और इसमें NaCl प्लस H2O बना है। तो यहाँ पर जो OH है, जो Cl है वो Na के साथ चला गया है, तो यहाँ विस्थापन हो रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें भी कोई यौगिक टूट नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें एक यौगिक है और इधर दो पदार्थ बने हैं। इसका मतलब यह है कि एक यौगिक था जो अभिक्रिया करके टूट गया और दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो अभिक्रिया दी है, अभिक्रिया किस प्रकार की, यानी कि यहाँ जो अभिक्रिया दी गई है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देख सकते हैं कि Fe2O3 प्लस Al, और यहाँ पर क्या हुआ है कि Al2O3 प्लस 2Fe, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो Fe को छोड़कर एल्युमिनियम यानी Al के साथ चला गया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? हमारे ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ने जो है वो फेरस को विस्थापित किया है, तो ये इसलिए ये है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती और आयरन लवण एवं जल बनता है। तो चूर्ण, लौह चूर्ण यानी कि लोहे के चूर्ण पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होगा? तो उससे हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में आयरन क्लोराइड बनेगा। कैसे? तो ये लोहा का चूर्ण है, मतलब ये आपका Fe हो गया, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? FeCl, यानी कि ये आयरन क्लोराइड बन गया और साथ में क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शंस हैं, उपचयन, अपचयन, संयोजन या उष्मा शोषी। तो आपको पता है श्वसन में जो है हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, और जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, संयोग होता है, उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो अभिक्रिया दी है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो कॉपर को छोड़कर हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ चला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रिडॉक्स। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कॉपर को छोड़कर हाइड्रोजन के साथ गया है, मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शंस है सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो यौगिक जो है वो दो तरह से बनते हैं। एक यौगिक बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है वो सिर्फ साझा होता है, और इस तरह के जो यौगिक बनते हैं उसको हम कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। और दूसरी तरह के जो यौगिक बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक यौगिक से निकलकर दूसरे यौगिक में चला जाता है, जैसे Na और Cl। यानी कि यहाँ पर सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को देता है, जिस पर Na से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सोडियम पर जो है वो प्लस चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से जो यौगिक बनता है वो यौगिक बनता है NaCl, और इस तरह के यौगिक को हम कहते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी कि ये यहाँ क्या हो गया है, क्या हो रहा है?
इस अभिक्रिया में ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन जब आता है तो ऑक्सीकरण होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा कॉपर का ऑक्सीकरण। ये हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 और प्रतिफल में प्राप्त हुआ है 2HCl, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो परमाणु जो है वो मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो जब दो परमाणु मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में बताए थे कोई पदार्थ टूटता है, लेकिन यहाँ पर तो दो पदार्थ जुड़े हैं। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है, और विस्थापन में कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया अभी पहले ही बताए हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में परमाणुओं का जो है या आयनों का आदान प्रदान होता है। तो हमारा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे तो दो यौगिक आपस में जुड़ के एक नए यौगिक बना रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा यहाँ भी वही हो रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AgNO3 और यहाँ है NaCl, और NaCl जो है इसमें से Cl निकल के किसके साथ चला गया है? Ag के साथ, और यहाँ से NO3 निकल कर किसके साथ आ गया है? सोडियम के साथ। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी संयोजन अभिक्रिया ही होगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक अभिक्रियाशील परमाणु किसी दूसरे कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको हटाकर वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें एक यौगिक टूट कर दो नए यौगिकों का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं CaO प्लस 2HCl, तो यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन निकल कर दूसरे में गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर ये दो यौगिकों का आदान प्रदान हुआ है, दो परमाणुओं का। सी नंबर ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं FeCuSO4, और यहाँ पर कॉपर को हटाकर वहाँ कौन चला गया है? फेरस चला गया, यानी कि फेरस ने जो है वो कॉपर का विस्थापन किया है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन है विलय, अविलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया में जो हमें लवण प्राप्त होता है वो किस तरह का होता है? तो वो होता है अविलय। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी कि अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिकों का निर्माण करता है, तो उसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो प्लस चिन्ह है वो प्लस चिन्ह नहीं बल्कि यहाँ पे एरो का चिन्ह है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन जो है वो CaCO3 जो है वो टूटकर CaO प्लस CO2 बना रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन हमको बताना है कि अपघटन अभिक्रिया कौन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक यौगिक है और इधर टूटकर वो दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो पदार्थों ने मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, और ये संयोजन अभिक्रिया है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में भोजन का पचना, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और अवकरण ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, और अवकरण अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है CaCO3, और जिसके टूटने के बाद बना है CO प्लस CO2, तो ये तो अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा आप देख सकते हैं दो यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये संयोजन अभिक्रिया है।
सी में आप देख सकते हैं CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ से निकला है, तो ऑक्सीजन निकला तो ये कौन सा हो गया, यहाँ अवकरण हो रहा है और ऑक्सीजन जाके H2O के साथ मिल रहा है, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। यानी कि ऑक्सीजन एक जगह से निकल रहा तो अवकरण, और दूसरी जगह जाके जुटा तो वो हो गया ऑक्सीकरण। तो यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा तो डी नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक यौगिक टूटकर दो नए यौगिक बना रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही जवाब है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।